नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजर सिर्फ तेल के टैंकरों पर नहीं बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी टिक गई है। सवाल बड़ा है, और क्या ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, ये समझा जाए। अमेरिका और इजरायल को लंबे समय से आशंका रही है कि तेहरान अपने परमाणु विकल्प खुले रखना चाहता है। वहीं खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब की चिंता ये है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बना तो पूरे मध्य पूर्व का रणनीतिक संतुलन बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार मौजूद है, और यह स्तर सामान्य परमाणु ऊर्जा जरूरतों से कहीं ज्यादा है, और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसे लेकर सतर्क हैं। हालांकि परमाणु बम बनाने के लिए सिर्फ संवर्धित यूरेनियम काफी नहीं होता। इसके लिए उन्नत तकनीक, विशेष उपकरण और जटिल हथियार प्रणाली की जरूरत होती है। अमेरिकी और इजरायली हमलों से ईरान के कुछ परमाणु ढांचों को नुकसान पहुंचा हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि वैज्ञानिक विशेषज्ञता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, और यही वजह है कि परमाणु संकट और ऊर्जा सुरक्षा दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ईरान जिस तरह से परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है उस पर आगे बढ़ेगा, ये देखना होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़े हमले की तैयारी थी। ईरान ने कहा, प्लीज हमला मत कीजिए, मैं डील करना चाहता हूं, लोगों को मारना नहीं। ट्रंप ने ये कहा है। तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। तो देखिए जिस तरह से ट्रंप का ये बयान सामने आया है, और ऐसे में ईरान को एक बार फिर से कहीं ना कहीं लाचार बताते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II. And they called me and they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking, let's see what happens. But they respect us. They respect us. It's been 47 years, but really it's been 50 years because they've been saying 47 for 3 years. It's been 50 years. And no other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. और वहीं ईरान की खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी। ईरान की खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी। यूएस का नया हमला हुआ तो जवाब पूरे खाड़ी क्षेत्र में मिलेगा। ऊर्जा ठिकानों और अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाने की चेतावनी। अरागची ने सऊदी, कतर और तुर्की से ट्रंप पर दबाव डालने को कहा है। तो सैन्य कार्रवाई नहीं, कूटनीति अपनाइए, ये ईरान की तरफ से बात कही जा रही है। जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार, लेकिन बातचीत को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ईरान की तरफ से भी बात सामने आ चुकी है कि यहाँ पर जवाबदेही तो होगी ही, जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन बातचीत को प्राथमिकता हम दे रहे हैं। अरागची ने सऊदी, कतर और तुर्की से ट्रंप पर दबाव डालने को कहा है। ईरान की खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी है कि खाड़ी देश सहयोग करे ईरान का, दबाव डाले ट्रंप पर, और उसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो देखिए ईरान की खाड़ी देशों को ये सीधी चेतावनी है, और यूएस का नया हमला हुआ तो जवाब पूरे खाड़ी क्षेत्र को मिलेगा। एक तरह से धमकी है ईरान की तरफ से। तो क्या कुछ ईरान के दिमाग में चल रहा है, और अब इसमें खाड़ी देश किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर अब कहीं ना कहीं ये चर्चा जरूर बनती है कि आखिर अब भविष्य क्या है। और इसी को लेकर हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर अजिताभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। मनोज कुमार जी जुड़े हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो अब थोड़े चिंताजनक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान की रणनीति भी अजिताभ सर बदलती हुई दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर खाड़ी देशों को ये कह दिया है कि अगर ट्रंप पर दबाव नहीं डाला तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आखिर ईरान किस तरह की स्ट्रैटेजी, रणनीति पर काम करना चाह रहा है, और क्या उसे लग रहा है कि वो खाड़ी देशों पर हमला कर सकता है, इसका कितना प्रभाव आने वाले समय पर पड़ेगा?
जी, गीतू जी, देखिए आपने बहुत अच्छा पूछा। ईरान की जो डिलेड की टैक्टिक्स लग रही है मुझे, क्योंकि वो एक तरफ बातचीत तो कर रहा है ओमान से और कह भी रहा है कि, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी शर्तों पे बातें करना चाह रहा है। इससे मुझे लगता है ईरान एग्रीमेंट की ओर ज्यादा मुखातिब ना होके वो एक डीले डेलिंग टैक्टिक्स कर रहा है और प्रेशर बनाने की कोशिश लगातार खाड़ी देशों पे भी कर रहा है और खाड़ी देश के थ्रू अमेरिका पे भी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इवन इफ ईरान और ओमान का जो एग्रीमेंट हो जाता है हॉर्मुज को रीओपन करने के लिए, लेकिन जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाएगा ईरान अपने एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकता। तो अमेरिका को ईरान के पोर्ट से नाकाबंदी हटाना जरूरी है ईरान के लिए, तभी ये एग्रीमेंट सफल होगा। दूसरी तरफ वो इतनी जल्दी ईरान नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको प्रेशर बना के रखना है। इसीलिए एक तरफ उसने बाब अल मंदेब में भी अपनी हूती को थोड़ा सा एक्टिवेट कर दिया, दूसरी तरफ यहां भी प्रेशर करा। मुझे लगता है अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो एमओयू में जो शर्तें हैं या जो भी चीजें मानी गई हैं, अमेरिका उसको भी इंप्लीमेंट करे। तो रीओपन करने से पहले हॉर्मुज को ये चाहेगा कि अमेरिका एमओयू की शर्तें माने, ईरान को हॉर्मुज पे भी अधिकार दे। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतनी आसानी से तैयार होगा, इसीलिए ईरान को अब अमेरिका के अटैक का भी खतरा लग रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं। देवनाथ सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ईरान जो है एक तरह से अब एक नई रणनीति के तहत काम करना चाहता है। वो सोच रहा है कि यहाँ पर खाड़ी देशों को एक तरह से सलाह दी जाए, चेतावनी दी जाए, जिससे कि ट्रंप पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। वहीं ट्रंप दूसरी तरफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान हमसे गिड़गिड़ा रहा है, हमें कह रहा है कि ठीक है बातचीत के लिए तैयार है और उसकी नियत नहीं है किसी तरह से लड़ाई हो। और ऐसे में ट्रंप ये साफ कर देते हैं कि देखिए परमाणु हथियार तो नहीं बनने देंगे, जिसके लिए ईरान का रिएक्शन क्या होगा ये सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वाकई ईरान ने इस तरह से अपनी मजबूरियां ट्रंप के सामने दिखाई होंगी? हो ये रहा है कि उभय पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है। जब ईरान खाड़ी देशों को कहता है या कोई वार्निंग देता है, तो यह अंदेशा तो खाड़ी देशों को शुरुआती दिनों से ही रहा है। ईरान ने भी इस युद्ध के चालू होने के बहुत पहले, पिछले साल सितंबर के महीने में, फिर पिछले साल दिसंबर के महीने में ही ईरान ने खाड़ी देशों को ये चेतावनी दे दी थी कि अगर वो अमेरिका के साथ इस तरह से अमेरिका को मदद करेंगे कि अमेरिका खाड़ी देशों की जमीन, खाड़ी देशों के पानी, खाड़ी देशों के हवा का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करे, तो फिर ईरान खाड़ी देशों पर हमला करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जहां तक अरागची का खाड़ी देशों के साथ, तुर्की, मिस्र, इन देशों के साथ मिलकर अमेरिका के ऊपर दबाव डालने की बात है, वह दबाव कूटनीतिक दबाव कम और ऑयल पॉलिसी से वह दबाव ज्यादा जा रहा है। ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया है, तो उससे दुनिया भर के जो देशों में जो कच्चा तेल की कमी हो रही है, गैस की कमी हो रही है, उसकी वजह से दुनिया भर के देश अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए, कम से कम अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुलवाए। तो होता क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अमेरिका अभी तक खुलवा नहीं पा रहा है। बाब अल मंदेब की बात कर रहे हैं, अमेरिका को तो ये धमकी अब ईरान खुले आम पिछले जब से युद्ध चालू हुआ है, बाब अल मंदेब को बंद करने की बात तो ईरान 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले भी कह चुका है। और इसके बावजूद हम देखते हैं कि अमेरिका की मजबूरी, खासतौर से अमेरिकन नेवी की मजबूरी देखिए कि वहां पर अभी भी हूती जो है बाब अल मंदेब में क्लियरली और सक्सेसफुली दूसरे देशों के जहाजों को इंटरडिक्ट कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि अमेरिका की नेवी को हम जितना शक्तिशाली या इफेक्टिव मानते हैं, उतना इफेक्टिव वो वहां पर है नहीं। एक भारतीय जहाज को भी नुकसान पहुंचा है, वो डूब भी गया है। इसके बारे में अभी इंक्वायरी भी चल रही है, भारत सरकार ने जवाब तलब किया है।
सारे इंडिकेशन से इंक्वायरी के बाद अभी तक ये आ रहे हैं कि शायद जो भारतीय शिप बाब अल मंदेब से गुजर रहा था उसकी जानकारी हमारी एम्बेसी ने यमन के जो सरकार है, हुतियों की जो विद्रोही सरकार है, उसको नहीं दी थी। तो जो शिप डूबा है, अगर उसकी अग्रिम जानकारी उनको दे दी जाती तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। दिखा ये रहा है कि वहां पर हुती बाब अल मंदेब को अब प्राय प्राय काफी हद तक कंट्रोल करने लगे हैं। दुनिया के दूसरे देशों के सभी जहाजों को जाने देते हैं, भारत के जहाजों को भी जाने देते हैं अगर पहले से उनको इसकी जानकारी दी गई होती। लेकिन कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया, ब्रेक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। मैंने भी इस जहाज के डूबने के वीडियोस को कई बार देखा अलग अलग एंगल से। उस जहाज भारतीय जहाज है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसमें भारत का झंडा नहीं लगा। भारतीय जहाज है लेकिन सरप्राइजिंग उसमें भारत का झंडा दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ कंफ्यूजन हो गया। जी। तो कहने की बात यह है कि ईरान हुती यमन में पूरी तरह से सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं कि वो बाब अल मंडेब को भी अपने काबू में भविष्य में भी रख सकते हैं अगर वो चाहें। तो अमेरिका को समझ जाना चाहिए कि इतना आसान नहीं है लाल सागर पे और भी कंट्रोल रखना। उनको बातचीत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इससे दिक्कत किसको हो रही है? देखिए, अमेरिका के तो वहां से जहाज जा रहे हैं। जी। बाकी दुनिया की शिपिंग को, जैसे भारत को भी तो दिक्कत हुई। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया को दिक्कत हो रही है क्योंकि अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। जी। और शायद अमेरिका यही चाहता है। मनोज जी, ऐसा लगता है कि अमेरिका की रणनीति अब बन चुकी है कि अनस्टेबल रहे, ये जो विश्व है उसमें उसे जो फायदा होना है वो हो जाए, अमेरिका जो चाह रहा है उसे मिल जाए, लेकिन जो बाकी देश हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहे। और जिस तरह से भारत की हम बात करते हैं, भारत जिस तरह से तेज गति से आगे बढ़ रहा है, शायद ये अमेरिका को भी मंजूर नहीं है। तो ऐसे में एक तरह से हमें लग रहा है कि एक रणनीति के तहत तो कहीं ट्रंप काम नहीं कर रहे हैं कि ये जो अनस्टेबिलिटी है, ये जो संघर्ष है वो बना रहे और ऐसे ही चलता रहे। और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली इस इस सिचुएशन में जो है सिर्फ ट्रम्प और उनके फैमिली को ही फायदा हो रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि जब जब फ्राइडे आता है तब वो एक डिफरेंट स्टेटमेंट दे देते हैं और मंडे के आसपास में एक डिफरेंट स्टेटमेंट दे देते हैं। और जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं, खास उनके लोग, वो उनको पता चल जाता है और उनको फायदा हो जाता है। अब तक तो ऐसा ही लग रहा है कि वो अमेरिका को तो फायदा नहीं हो रहा, जिस तरह से उसका एक वर्चस्व था वर्ल्ड पे और जिस तरह से एक साख था। और डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का एक स्टेटमेंट का जी। एक वर्ल्ड का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता था। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सेकेंड टेन्योर में जिस तरह से उनका एक स्टेटमेंट का जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और बार बार बदलने की बात आ रही है सामने में, इससे यही लग रहा है कि भले ही ट्रंप को एक इकोनॉमिकली फ़ायदा हो गया हो, लेकिन एक अमेरिका का साख जो है ज़रूर गिरा है। और हम लोगों ने देखा कि इस युद्ध के शुरुआत के समय में भी जो आर्म फोर्सेस थे सीनियर लेवल पे उनको भी जो है हटाया गया है। और इसीलिए वो हटाया गया क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का बात नहीं मानते थे और उनको जो मिलिट्री में थे उनको लगता था कि ये तो युद्ध अमेरिका किसी भी हालत में जीत ही नहीं सकता है। जिस तरह से स्ट्रेटजिक लोकेशन है ईरान का और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जो एटीट्यूड रहा है, इसे आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो ईरान ने बनाया है इस वार के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, सऊदी अरब में, बहरीन में, ये सब कंट्री, इराक में, इसमें ईरान द्वारा जो है अमेरिकन बेस पे हमला भी किया जा रहा है। लेकिन ईरान का ये भी सेकेंड अप्रोच रहा है बैक चैनल से कि वहाँ के जो किंग हैं, चाहे वहाँ के लोगों से किसी न किसी रूप में वो सब बात करते आए हैं। वहीं अगर हम ट्रंप की अगर बात करें तो जो एक मोनोलॉग उनका एक एटीट्यूड रहा है, सिर्फ सोचता है कि अमेरिका द ग्रेट, और जो उनका एक सपोर्टर है मागा, उनको खुश करने के लिए वो कोई भी कंट्री से वार्ता नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा नाटो कंट्री जी। भी जो है युद्ध में सपोर्ट नहीं किया, यूरोपियन यूनियन जो है सपोर्ट नहीं किया है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका अगर EU जी।
चाहे नाटो से अगर वार्ता किया होता तो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के तहत जो इस वार का हम लोग जो है परिणाम देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन ट्रंप कुछ और ही रणनीति के तहत काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक। ये बड़ी खबर आ रही है, बुर्ज अल शमाली इलाके में बड़ा हमला हुआ है, कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 4 लोगों की जान इसमें गई है। बुर्ज अल शमाली इलाके में ये बड़ा हमला किया गया है। तो इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है और ऐसे में बुर्ज अल शमाली इलाके को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर अजित आप सर, ये जो लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है इजरायल की तरफ से, यहाँ का भी कुछ मैटर सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि बार बार बात होती है शांति वार्ता की, ट्रंप भी थोड़ा प्रेशराइज करते हैं इजरायल को, लेकिन इजरायल की अपनी नीति है, उसे जो करना है वो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इजरायल तो देखिए मानने से रहा। इजरायल दोनों फ्रंट पे, चाहे वो लेबनान का फ्रंट हो या गजा का फ्रंट हो, इनफैक्ट गजा और वेस्ट बैंक दोनों कह लीजिए, पैलेस्टाइन का फ्रंट हो, इजरायल तो और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया कि गजा में एक शांति समझौता हुआ है हमास के साथ। लेकिन उसके बाद इजरायल और अपना ज्यादा एग्रेसिव होके अटैक कर रहा है और अब उसने गजा से लेके वेस्ट बैंक तक में अटैक कर रहा है पैलेस्टाइन के एरिया में। दूसरी तरफ जो लेबनान है वहां पे भी अटैक उसने बढ़ा दिया है, जबकि अभी 7वें दौर की बातचीत इटली के रोम में इजरायल और लेबनान के बीच डायरेक्ट चल रही है, अमेरिका के ऑफ कोर्स मध्यस्थता में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।